अच्छा क्लास, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फॉर्म हैंडलिंग। क्या है? फॉर्म हैंडलिंग। और उसके बाद हम मॉडल बाइंडिंग सीखेंगे। क्या सीखेंगे? मॉडल बाइंडिंग सीखेंगे। लेकिन हम पहले आज सबसे पहले जो सीखेंगे वो फॉर्म को हैंडल करना सीखेंगे। अच्छा, आज के प्री रेक्विजिट्स क्या है कि आपको कंट्रोलर का पता होना चाहिए, आपको एक्शंस का पता होना चाहिए। ठीक है, डेटा कैसे पास करते हैं व्यूज के अंदर आपको इतना पता होना चाहिए। ठीक है, और ये हम चीजें एक्सप्लोर कर चुके हैं। मॉडल क्या होता है आपको ये पता होना चाहिए, आपको व्यूज के रेजर सिंटेक्स का भी पता होना चाहिए, तो आप इजीली फॉर्म को हैंडल कर लोगे। ठीक है। अच्छा, जब भी हम कोई राउट ओपन करते हैं तो ये मैं बात आपको हजार दफा बता चुका हूं कि राउट ओपन होने पर सर्वर पर रिक्वेस्ट लगती है। और उस रिक्वेस्ट पर आपने डिफाइन किया होता है किसी कंट्रोलर का कोई एक्शन चलेगा। क्या डिफाइन किया होता है? किसी कंट्रोलर का कोई एक्शन है, नहीं वो एक्शन रिक्वेस्ट को रिसीव करेगा, और आपने जिस हिसाब से उसके अंदर लॉजिक लगाई होगी वो रिक्वेस्ट उस हिसाब से प्रोसेस होगी, और आपको रिटर्न करवा दिया जाएगा कोई एचटीटीपी रिस्पॉन्स, जो हमने लास्ट क्लासेस में पढ़े थे कि रिडायरेक्ट करवाना या व्यू दिखाना या कोई बैड रिक्वेस्ट दिखाना, सो ऑन, बहुत सारे मैंने आपको एचटीटीपी रिस्पॉन्सेज बताए थे। ठीक है। आज जो है हम फॉर्म हैंडलिंग सीखेंगे। अच्छा, फॉर्म हैंडलिंग हम पहले भी कर चुके हैं पीएचपी और लैरावेल के अंदर। ठीक है। उसी तरह से एचटीएमएल में जिस तरह फॉर्म हैंडल करते हैं, मेथड देते हैं, एक्शन देते हैं, इनपुट्स को नेम देते हैं, वही सारी चीजें यहाँ पर भी आपको देखने को मिलेंगी। हम क्या करेंगे? हम एक कंट्रोलर बनाएंगे, स्टूडेंट कंट्रोलर। क्या बनाएंगे? ठीक है, उसके अंदर मैं एक एक्शन बनाऊंगा जिसका नाम होगा शो फॉर्म। क्या होगा? जो मुझे रिटर्न करेगा फॉर्म का व्यू। किसका व्यू? फॉर्म का व्यू। मतलब ये ऐसा एक्शन होगा जो बस फॉर्म का व्यू दिखाएगा अपना राउट खोलने पर। इसका काम ये नहीं होगा वैल्यू उठाना। इसका काम वैल्यू उठाना नहीं हो। और जब फॉर्म सबमिट होगा, शो फॉर्म में जो फॉर्म बना होगा वो सबमिट होगा, तो फॉर्म के सबमिट होने पर वो जो फॉर्म की वैल्यूज है मैं एक और एक्शन को एज अ रिक्वेस्ट दूंगा। कैसे दूंगा? एज अ रिक्वेस्ट दूसरे एक्शन को दूंगा, जिसको लेट सपोज मैं कह देता हूँ सेव डेटा। क्या कह देता हूँ? या आप कोई भी नाम रख दो, प्रोसेसिंग रिक्वेस्ट एक्शन वगैरह वगैरह, एक और एक्शन बनाऊंगा। ये एक्शन उन वैल्यूज को रिसीव करेगा और फिर अपने व्यू में शो करवाएगा। बहुत सिंपल। ठीक है। आओ ट्राई करते हैं। अच्छा, पहले भी हम फॉर्म हैंडल कर चुके हैं। जो एचटीएमएल फॉर्म होता है उसकी वैल्यूज को सर्वर पर सबमिट करने के लिए दो तरीके होते हैं। कितने तरीके होते हैं? दो। या तो आप यूआरएल से भेज दो, यानी कि कौन सी टेक्निक, कैसे है इसे हम क्वेरी स्ट्रिंग। क्या कहते हैं? क्वेरी स्ट्रिंग। या दूसरा, हम रिक्वेस्ट की बॉडी में हाइड करके भेज सकते हैं। ठीक है। जो यूआरएल वाली टेक्निक है वो फॉर्म का मेथड गेट कहलाता है, और रिक्वेस्ट की बॉडी हाइड वाला पोस्ट कहलाता है। हजार दफा हम ये चीज रिपीट कर चुके हैं। ठीक है। क्वेरी स्ट्रिंग क्या चीज है? जब आपके यूआरएल में आपके राउट के आगे क्वेश्चन मार्क की इक्वल्स टू वैल्यू आ जाए तो ये आपके पास कहलाता है क्वेरी स्ट्रिंग। यानी ऐसी वैल्यूज जो यूआरएल के जरिए सर्वर के पास रिसीव होती हैं। ठीक है। और रिक्वेस्ट की बॉडी में हाइड होके जाता है, दैट मीन्स के आपको वो डेटा नहीं दिखेगा जिसमें आपने फॉर्म का मेथड क्या रखा होगा, पोस्ट रखा होगा। वो डेटा आपको कभी भी यूआरएल वगैरह में नजर नहीं आए। तो दोनों तरीके ट्राई करेंगे, दोनों तरीके की वैल्यूज को हम लोग हैंडल करना सीखेंगे और शो कराना भी सीखेंगे। तो विजुअल स्टूडियो ओपन करते हैं टाइम जाया किए बगैर, और एक प्रोजेक्ट क्रिएट कर लेते हैं, ASP.NET कोर वेब ऐप मॉडल व्यू कंट्रोलर। एंटर करते हैं, अगेन एंटर करते हैं। .NET 10 का हम यूज कर रहे हैं, लेटेस्ट वाली। ठीक है, ताकि कोई भी हमारे नए फीचर्स हो तो वो भी हमें पता चल जाएंगे। ठीक है। अच्छा, मैंने आपको बोला है सबसे पहले मैं बनाऊंगा एक कंट्रोलर। क्या बनाऊंगा? आप इसमें भी कर सकते हो लेकिन इसमें आपको पूरा क्लीन करना पड़ेगा वगैरह वगैरह। ठीक है, तो हम अपने मॉड्यूल के हिसाब से चलेंगे। मैंने कंट्रोलर पे राइट क्लिक किया, ऐड किया। क्या ऐड करेंगे? कंट्रोलर। ठीक है। अब कंट्रोलर में हम लोग एम्प्टी लेंगे क्योंकि सर हमें रीड राइट और एंटिटी फ्रेमवर्क का अंदाजा भी नहीं है, तो हम ऐड करेंगे। और ऐड करने के बाद हम लोग यहाँ पर नाम देंगे। अच्छा, याद रखना .cs की एक्सटेंशन नहीं हटाना, अक्सर यहाँ पर मसला आ जाता है, लेकिन वैसे तो आना नहीं चाहिए लेकिन आ जाता है कभी कभार। ठीक है। .NET ASP.NET के स्टैंडर्ड में आपने कंट्रोलर का नाम रखकर कंट्रोलर के कीवर्ड उसके साथ लाजमी लगाना है, क्योंकि जिसका कंट्रोलर होता है उस मॉड्यूल का मॉडल भी होगा। तो अगर आप मॉडल का नाम भी स्टूडेंट रख दोगे और कंट्रोलर का भी स्टूडेंट रख दोगे तो कॉन्फ्लिक्शन आएगी अरीब, ऐसा ही है। ठीक है। तो कंट्रोलर का नाम अलग करने के लिए उसके साथ कंट्रोलर का कीवर्ड जोड़ना है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं रख देता हूँ स्टूडेंट कंट्रोलर। जैसे होम कंट्रोलर है ना, दैट्स वाई आपको डेमो दिया जाता है बनाकर क्या क्या स्टैंडर्ड फॉलो करना है। अदरवाइज बन तो जाएगा, कोई मसला नहीं होगा, लेकिन एक स्टैंडर्ड है। ठीक है, एंटर करते हैं और आपके पास स्टूडेंट कंट्रोलर बनकर आ चुका है। और यहाँ पर आपके पास जो कंट्रोलर की बेस क्लास है वो भी इनहेरिट हो रही है, एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास है। कौन सी क्लास है?
एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास है। इसी की मदद से आपको ये एक्शन रिजल्ट मिल रहा है, व्यू मिल रहा है, वगैरह वगैरह, जितने भी प्री डिफाइंड मेथड्स है। अभी इंडेक्स मेथड एक्शन मेरे किसी काम का नहीं है, इसने मुझे डमी बनाकर दे दिया है, किसी काम का नहीं। क्या स्टूडेंट कंट्रोलर का कोई भी व्यू बना हुआ है? कैसे पता चला? क्योंकि इस कंट्रोलर के नाम का फोल्डर व्यूज में मौजूद नहीं है। बताया था ना, जब भी कंट्रोलर बनाएंगे उस कंट्रोलर के जो व्यूज होंगे वो उसी के फोल्डर के नाम से व्यूज में स्टोर हो रहे होते हैं। ठीक है। तो यहां पर एक काम करते हैं कि हम लोग इस एक्शन को हटाते हैं और अपना एक्शन बनाते हैं। क्या करते हैं? आई एक्शन रिजल्ट, मैंने अपना एक्शन बनाया, लेट सपोज मैंने इसका नाम रख दिया, जैसे कि मैंने उसमें कहा था शो फॉर्म। क्या रख दिया? शो फॉर्म। ये रिटर्न करेगा एक व्यू जो कि एग्जिस्ट करता है क्या? नहीं करता। तो क्या करेंगे, इस पर राइट क्लिक करेंगे, क्या करेंगे, और ऐड व्यू कर लेंगे। जैसे ही ऐड व्यू करेंगे रिजर्व व्यू चूज करेंगे एंड देन ऐड पर क्लिक करेंगे और फिर से ऐड पर क्लिक करेंगे, जब हमारे पास आ जाएगा एक और पेज। स्कैफोल्ड करेगा और आपके पास सबसे पहले एक फोल्डर बनाएगा स्टूडेंट नाम से व्यूज के अंदर, और उसमें यह व्यू आपके पास क्रिएट हो जाएगा। इससे आपके व्यूज मैनेजेबल रहते हैं। ठीक है, एक दूसरे में कॉन्फ्लिक्ट करते नहीं। ये देखो आपके पास, देखो स्टूडेंट नाम का फोल्डर बन के आ गया व्यूज के अंदर, दिख रहा है? ठीक है, अगर मैं इसे ओपन करूं तो यहाँ देखो शो फॉर्म डॉट सी एस एच टी एम एल जो आपके सामने खुला हुआ है, आपको नजर आ रहा है। आओ ट्राई करते हैं, स्टूडेंट कंट्रोलर का कौन सा एक्शन चलेगा जो शो फॉर्म का व्यू दिखेगा? शो फॉर्म। ठीक है, इस एप्लीकेशन को रन करते हैं। बाय डिफॉल्ट मुझे होम कंट्रोलर का इंडेक्स सेक्शन चलता है। बाय डिफॉल्ट क्या चलता है? होम कंट्रोलर का इंडेक्स सेक्शन, जो आपको वेलकम वाला व्यू दिखाता है। ऐसा ही है, ये देखो। अब मुझे जाना है स्टूडेंट कंट्रोलर के शो फॉर्म के एक्शन के ऊपर, तो पहले कंट्रोलर का नाम लिखूंगा जो क्या है। यहाँ पर कंट्रोलर का कीवर्ड नहीं लिखोगे, यहाँ पर कंट्रोलर का कीवर्ड स्लैश स्टूडेंट स्लैश शो फॉर्म का एक्शन चलाओ, जो रिटर्न करेगा आपको शो फॉर्म का व्यू। अंडरस्टैंड? अब इस तरह बनाएंगे हम लोग फॉर्म। क्या बनाएंगे? फॉर्म बनाएंगे सर। आओ ट्राई करते हैं। ठीक है, शो फॉर्म डॉट सी एस एच टी एम एल में जाते हैं, ये सब हटाता हूं मैं, इसकी मुझे जरूरत नहीं है। यहाँ पर बनाया मैंने एक फॉर्म। ठीक है, फॉर्म बनाने के बाद इसमें हमें पता है हम क्या लेते हैं, सबसे पहले लेबल लेते हैं। इसके अंदर मैंने लेट सपोज नेम रख दिया। ठीक है, और लेबल के बाद मैंने यहाँ पर एक इनपुट ले ली। क्या ले ली? एक इनपुट, जिसकी टाइप मैंने यहाँ पर कर दी टेक्स्ट। क्या कर दी? टेक्स्ट। ठीक है, और इसमें हम प्लेस होल्डर भी दे देंगे, एंटर नहीं। क्या प्लेस होल्डर दे दिया? एंटर नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर इसको हॉट रिलोड करते हैं और देखते हैं हमारे पास किस तरह से आ रहा है। ये आ गया आपके पास फॉर्म। ठीक है, अब इधर एक बटन चाहिए, और हमें पता है कि एक्चुअल में जो फॉर्म को सबमिट करने वाला बटन होता है वो इनपुट की ही टाइप से बनता है। किससे बनता है? ठीक है, और वो टाइप कौन सी होती है? ठीक है, इनपुट टाइप सबमिट। ठीक है, तो ये करने से मेरे पास बटन भी बनकर आ जाएगा। दो बी आर लगा दिए ताकि बटन थोड़ा नीचे की तरफ आए। ये क्लियर है? ठीक है, अब यहाँ पर जो वैल्यू डालूं, सबमिट करूं, तो मुझे मिलनी चाहिए कहीं ना कहीं, पता नहीं कहाँ मिलेगी, अभी डिस्कवर करते हैं। ठीक है, सबसे पहले डिसाइड करते हैं कि ये फॉर्म वैल्यू जो सबमिट करेगा, फॉर्म के वैल्यू सबमिट करने का मेथड क्या होगा। अगर गेट होगा तो यूआरएल के जरिए क्वेरी स्ट्रिंग में जाएगा, और पोस्ट होगा तो रिक्वेस्ट की बॉडी में हाइड होकर जाएगा। रिक्वेस्ट की बॉडी में हाइड होकर जाएगा। आओ टेस्ट करें इसे। ठीक है, अच्छा, अब मैंने आपको बताया था कि जब क्वेरी स्ट्रिंग बनेगा तो उसमें की और वैल्यू बनेगी। या चलो मान लो आपके पास जो इनपुट में हम लिखते हैं वो वैल्यू होती है, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने लिखा तैयब, तैयब इज अ वैल्यू। अब फॉर एग्जांपल जब ये वैल्यू सर्वर पर सबमिट होगी या किसी एक्शन को मिलेगी, तो उस वक्त उस एक्शन के लिए इस वैल्यू की पहचान क्या होगी, यानी की क्या होगी। ये मैं कैसे डिसाइड करता हूं? ये मैं डिसाइड करता हूं इनपुट को नेम का एट्रीब्यूट देकर, उसको पहचान देकर। क्या देकर? पहचान। मैंने बोला स्टूडेंट नेम है, ये क्या है? स्टूडेंट नेम है। ये पहचान बनेगी इस स्टूडेंट के इनपुट की वैल्यू की। ये की बनेगी क्वेरी स्ट्रिंग में। क्या बनेगी? क्वेरी स्ट्रिंग में की बनेगी। ठीक है, यहाँ पर लिखा मैंने तैयब, सबमिट पर क्लिक किया, देखो ऊपर क्वेरी स्ट्रिंग नजर आ रहा है आपको, यानी आपकी वैल्यू सबमिट। अब सवाल पैदा होता है, वैल्यू सबमिट हो गई, यूआरएल में तो सेट हो गई, लेकिन मुझे कंट्रोलर में तो नहीं मिली ना। कहाँ मिलेगी? कैसे मिलेगी? फॉर्म ने किसको दी?
कहाँ गई, हवा में गई। मुझे कंट्रोलर में वो वैल्यू चाहिए। तो अगर आपको कंट्रोलर में वो वैल्यू चाहिए, तो आपको इस फॉर्म को बताना होगा कि आपने सबमिट होने के बाद वैल्यू किस एक्शन को देनी है, यानी कि किस मेथड को देनी है। तो यहां पर मैं एक मेथड बनाऊंगा, यानी एक्शन बनाऊंगा। क्या बनाऊंगा? एक एक्शन बनाऊंगा, आई एक्शन रिजल्ट, जिसका नाम मैं रख देता हूं सेव डेटा। क्या रख दिया? सेव डेटा, जो रिटर्न करेगा एक व्यू जो कि एग्जिस्ट नहीं करता। बना लेते हैं, कोई मसला नहीं है। राइट क्लिक करते हैं और एप्लीकेशन रोकनी पड़ेगी। राइट क्लिक करते हैं और ऐड व्यू पर जाते हैं, रेजर व्यू चूज किया, ऐड पर क्लिक किया और फिर से ऐड पर क्लिक किया। गौर फरमाइएगा आप लोग, ठीक है। एक और एक्शन बनाया और उसका एक और व्यू बनाया, ठीक है। ये बन के आ गया। अब बस इस व्यू के H1 में मैं इतना लिख देता हूं, फॉर्म सबमिटेड। क्या लिख रहा हूं? यानी सेव डेटा के व्यू में मैंने क्या लिख दिया? फॉर्म सबमिटेड। अब इसको कैसे बताऊं कि जब फॉर्म सबमिट हो तो तुम सेव डेटा का एक्शन चला देना। किसको चला देना? आपके पास फॉर्म में एट्रीब्यूट होता है जिसका नाम होता है एक्शन। आपने इसको बता देना आपने सबमिट होने के बाद वैल्यू किसको देनी है, या आपने सेव डेटा चला देना। एक्शन का नाम आपने इसके अंदर पास कर देना है। कोई राउंड ब्रैकेट कुछ नहीं लगेगा, सिर्फ स्ट्रिंग में क्या आएगा? नाम आए। जैसे ही ये फॉर्म सबमिट होगा तो जो वैल्यू है वो सेव डेटा को मिल जाएगी और सेव डेटा एग्जीक्यूट हो जाएगा। और एग्जीक्यूट जैसे ही होगा तो वो रिटर्न करता है क्या? एक व्यू जिसका नाम है सेव डेटा डॉट सी एस एच टी एम एल, और उसमें क्या लिखा हुआ है? आओ ट्राई करें। एप्लीकेशन को रन करते हैं अगेन। सबसे पहले फॉर्म खोलेंगे जिसका राउट बनेगा स्लैश स्टूडेंट स्लैश शो फॉर्म, स्लैश स्टूडेंट स्लैश शो फॉर्म, ठीक है। एंटर किया, यहाँ पर तैयब लिखा, सबमिट किया, देखो फॉर्म सबमिटेड यानी सेव डेटा चल गया, देख रहे हो। दैट मीन्स के फॉर्म सबमिट होने के बाद एक्शन एग्जीक्यूट हो रहा है। तो फॉर्म हैंडल करने के तीन रूल सबसे बड़े: एक्शन देना है, मेथड देना है, और हर इनपुट को नेम देना है। नेम देना है, क्या देना है? नेम देना है, ठीक है। ये बात आपने याद रखनी है, ठीक है। अब सवाल आता है कि सर चले, इसने व्यू रिटर्न कर दिया, अब अगर सेव डेटा को वैल्यू मिल रही है तो यहाँ निकाल के दिखाए ना वैल्यू, कंट्रोलर में निकाल के दिखाए। अब वैल्यू आएगी रिक्वेस्ट में, किसमें आएगी? अब आपको यहाँ पर रिक्वेस्ट की क्लास मिलती है, क्या मिलती है? ठीक है। इसके अंदर आपको एक कलेक्शन मिलती है जिसका नाम होता है क्वेरी। याद रहे, अगर आपके पास फॉर्म का डेटा गेट मेथड के थ्रू आ रहा है, यानी फॉर्म के गेट मेथड के थ्रू, तो वो आपको रिक्वेस्ट की क्वेरी कलेक्शन में मिलेगा। यहां पर देख लो, आई क्वेरी कलेक्शन ही कलेक्शन है, क्या है? कलेक्शन। वो आपसे की पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है? कि आप रिक्वेस्ट में से गेट मेथड के थ्रू जो वैल्यूज आई हैं उनमें से कौन सी वाली वैल्यू एक्सेस करना चाहते हो। तो मैंने की का नाम क्या रखा था उस वैल्यू की? स्टूडेंट नेम। क्या रखा था? मैंने बोला क्या दे दो भाई मुझे? स्टूडेंट। क्या दे दो मुझे? स्टूडेंट नेम दे दो। और ये निकाल कर एक वेरिएबल में रखूंगा, किस में रखूंगा? वेरिएबल में, जिसे मैं एसटीडी नेम कह देता हूं, अलग कर देता हूं कुछ। आ गया। अब एसटीडी नेम के अंदर आपकी रिक्वेस्ट यानी आपकी जो फॉर्म की वैल्यू वो आ चुकी है। अब इस एसटीडी नेम को मुझे इस सेव डेटा के व्यू में दिखाना है, और व्यू में पास करने के लिए वैल्यू क्या यूज करते हैं? डेटा पासिंग टेक्निक्स जो हमने अभी अभी पढ़ी, व्यू बैक, व्यू डेटा और टाइम डेटा। तो मैं व्यू बैक का इस्तेमाल कर रहा हूँ। किसका यूज कर रहा हूँ? मैं व्यू बैक को बोल रहा हूँ एक की बना लो भाई अपने पास, किस नाम से? और उसकी वैल्यू क्या होगी? एसटीडी नेम। उसकी वैल्यू क्या होगी? अब मैं इस सेव डेटा के इस व्यू में, यानी सेव डेटा डॉट सी एस एचटीएमएल के अंदर व्यू बैक से वैल्यू प्रिंट करा सकता हूं। एट द रेट, चलो इसको लगा रहने दो, इसी को डुप्लीकेट किया, फॉर्म सबमिटेड, यहां लिख देता हूं मैं, योर नेम इज एट द रेट व्यू डेटा, व्यू बैंक में जाओ और क्या प्रिंट कर दो? नेम प्रिंट कर दो। क्या प्रिंट कर दो? नेम। तो मैंने बोला जैसे ये सेव डेटा का एक्शन चलेगा फॉर्म सबमिट पर, तो ये रिक्वेस्ट में से क्वेरी कलेक्शन से स्टूडेंट का नाम निकालेगा और किस वेरिएबल में रख देगा? स्टडी नेम के अंदर। और उसे मैंने व्यू बैग में रखा, क्यों? ताकि मैं इसके व्यू में उस वैल्यू को शो करवा सकूं या भिजवा सकूं। और मैंने जब भिजवाई तो मैंने प्रिंट करवा दी विद अ मैसेज। आओ इसको रन करते हैं अगेन और टेस्ट करते हैं क्या फॉर्म हैंडल करना। सर मुझे आ गया, ठीक है। अगर आपने पीएचपी में काम किया है तो आपको ये लिटरली हलवा लग रहा होगा, ठीक है। स्लैश स्टूडेंट स्लैश फॉर्म, यहाँ मैंने नाम डाला, आयान, सबमिट किया।
लेकिन ये किया है गेट मेथड से। कैसे किया है? अब अगर पोस्ट से करूं, किससे करूं? शो फॉर्म में आया, मेथड क्या कर दिया? पोस्ट। भाई सिक्योर डेटा है मेरा। अनसिक्योर हो तो चलो यूआरएल में जाए, कोई मसला नहीं। अब यूजर नेम पासवर्ड अगर रजिस्टर का फॉर्म है तो उसका डेटा यूआरएल में भेजूंगा? नहीं, रिक्वेस्ट की बॉडी में हाइड। बस आपने क्या करना है, मेथड पोस्ट। लेकिन याद रखना है कि जो फॉर्म के मेथड पोस्ट से वैल्यूज आती हैं वो रिक्वेस्ट की कलेक्शन क्वेरी नहीं, कलेक्शन फॉर्म में आती है। बस इतना चेंज करना। गेट मेथड से वैल्यूज आएंगी तो क्वेरी कलेक्शन में आएंगी, और पोस्ट मेथड से वैल्यूज आएंगी तो रिक्वेस्ट की फॉर्म कलेक्शन से आएंगी। और कुछ भी चेंज मैंने नहीं किया। आओ टेस्ट करते हैं क्या ये काम कर रहा है नहीं कर रहा। स्लैश स्टूडेंट स्लैश शो फॉर्म, अयान पे क्लिक किया, सबमिट किया, देखो अब यूआरएल में डेटा आया, लेकिन आपके व्यू में आ गया। बात समझ आई? कितना सारे फॉर्म हैंडल, समझ आया? ठीक है। अच्छा, अब इस अगर इस फॉर्म को मुझे अच्छा बनाना है तो मैं क्या करूंगा? मैंने आपको बताया था बूटस्ट्रैप एसपी डॉट नेट कोर के वेब ऐप के अंदर पहले से इंटीग्रेटेड आती है। तो इनपुट की जो क्लास है बूटस्ट्रैप की वो क्या है? फॉर्म हाइफन कंट्रोल। क्या क्लास है? ठीक है, यहाँ रिफ्रेश करते हैं तो आपके पास देखना अच्छी सी इनपुट बन गई। और अगेन बटन को भी अच्छा सा बनाना है तो इसको भी क्या दूंगा? क्लास बीटीएन बीटीएन प्राइमरी। और रिलोड करते हैं, रिफ्रेश करते हैं, देखो। तो आप सीएसएस भी इसको देख के अच्छा सा क्रिएट कर सकते हो। अच्छा, अब एक ना इसमें इशू आता है, और वो इशू ये रेज होता है कि सर आपने जो फॉर्म से वैल्यूज भेजी वो वैल्यूज वही थी जो मैं एक्सपेक्ट करता था अपनी एप्लीकेशन में, या कोई और इनपुट्स रख दिए गए, या कोई और वैल्यू आ गई? नहीं समझे बात? समझाता हूँ। भाई मैं एक्सपेक्ट करता था कि मैं अपनी वेब एप्लीकेशन में स्टूडेंट के मॉड्यूल में उसकी आईडी लूंगा, उसका नाम लूंगा, उसकी ईमेल लूंगा, उसकी एज लूंगा, वगैरह वगैरह जो भी वैल्यूज लूंगा। ठीक है। उसकी एक्सपेक्टेशंस या उसका जो मैप है या उसकी जो क्लासिफिकेशन है वो मैंने से पहले से डिफाइन नहीं की हुई। अब मैं नेम की इनपुट बनाऊं, नेम आ जाएगा, एज के साथ में बना दूं, नेम एज आ जाएगा, ईमेल की बना दूं, ईमेल आ जाएगा। लेकिन कोई प्रॉपरली मेरे पास डिफाइंड नहीं है कि मुझे स्टूडेंट की क्या क्या वैल्यूज है, क्या क्या डेटा हैंडल करना है वेब एप्लीकेशन में। ये तो तुक्का हो गया ना भाई, इनपुट जो बनाओ उसकी वैल्यू आ गई तो चलो भाई। ऐसे तो नहीं होता ना। पहले से प्री डिफाइंड होता है वेब एप्लीकेशन की क्लासिफिकेशन में कि इस वेब एप्लीकेशन में स्टूडेंट मॉड्यूल की ये वैल्यूज डेटाबेस में जाएंगी, या ये वैल्यूज मुझे इसकी हैंडल करनी है, और यही वैल्यूज मैं उससे लूंगा। और डेटा हैंडल करने के लिए हम एमवीसी में किस कंपोनेंट का यूज करते हैं? मॉडल। किसका यूज करते हैं? मॉडल। मॉडल इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ योर डेटाबेस टेबल, या मॉडल इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द मॉड्यूल जिसकी आप वैल्यूज लेना चाहते हो। तो आप हर चीज का मॉडल बनाओगे जिसका आप डेटा हैंडल करो वेब एप्लीकेशन में। अगर आप कोई हॉस्पिटल मैनेजमेंट सिस्टम बना रहे हो तो पेशेंट का मॉडल बनाओगे, डॉक्टर का मॉडल बनाओगे, एडमिन का मॉडल बनाओगे, एड टू कार्ट कर रहे हो एड टू कार्ट का मॉडल बनाओगे कि एड टू कार्ट में क्या क्या वैल्यूज लूंगा, प्राइस लूंगा, क्वांटिटी, प्रोडक्ट का नाम, प्रोडक्ट की आईडी, सो ऑन वगैरह वगैरह। बात बात समझ आ रही है कि नहीं समझ आ रही? पहले से क्या करूंगा, मॉडल्स में वो चीजें डिफाइन करूंगा। क्या करूंगा? डिफाइन। जैसे हम पहले करते थे ना, पहले हम लोगों ने जैसे कार की क्लास बनाई थी सी शार्प में। हमने उसके अंदर उसका नाम रखा था, उसकी एज रखी, एज बोल रहा हूँ, नाम रखा था, उसका मॉडल रखा था, उसका कलर रखा था, उसका इंजन नंबर रखा था। फिर हमने उस क्लास का क्या बनाया था? ऑब्जेक्ट। और उस ऑब्जेक्ट के अंदर उन प्रॉपर्टीज को क्या सेट की थी? वैल्यूज। तो वो एक्सपेक्टेशंस को क्या करता है? मीट करता है। पहले से क्या है? डिफाइंड है कि इस ऑब्जेक्ट में ये वैल्यूज होंगी, लेकिन यहाँ अभी तक डिफाइन। अब मैं आपको बढ़ा रहा हूँ मॉडल। मॉडल के साथ आप इसे कैसे हैंडल करोगे? अभी थोड़ी देर के लिए फॉर्म को हटा दो साइड पे। फॉर्म को क्या कर देते हैं? साइड। ये देखो हटा दिया, ये सिंपल एक्शन हो गया। ठीक है। अब देखो, मॉडल के अंदर आते हैं। एक मॉडल बना हुआ है एरर व्यू मॉडल, जिसके अंदर रिक्वेस्ट आईडी बनी हुई है और शो रिक्वेस्ट आईडी बनी हुई है। ठीक है, लेकिन ये मेरा मॉडल किसी काम का, एप्लीकेशन के काम का, मेरे काम का नहीं है। मॉडल पे राइट क्लिक किया, ऐड किया एक नई क्लास, क्योंकि मॉडल इज अ क्लास जो किसी पर्टिकुलर मॉड्यूल की प्रॉपर्टीज को अपने पास हैंडल करती है या डिफाइन रखती है। क्लास पे क्लिक किया, मैंने बोला एक क्लास बनाओ, किस नाम से? स्टूडेंट नाम से। किस नाम से? बन के आ गई। कार क्लास ऐसी बनाते थे। ठीक है, इसी तरह मैं इसके अंदर डिफाइन करूंगा जो जो मुझे प्रॉपर्टीज स्टूडेंट के लिए चाहिए।
मैंने बोला पब्लिक स्ट्रिंग, सबसे पहले बच्चे का नाम, या चलो पूरा नाम रख देता हूँ स्टूडेंट नेम, क्या रख दिया, स्टूडेंट। उसके बाद यहाँ पर ना आपके पास दो, इसको प्रॉपर्टी बनाने के लिए दो मेथड्स आपको यहाँ पास करने होते हैं, गेट और सेट। इसे कहते हैं गेटर सेटर, जो इस वैल्यू में वैल्यू को सेट और गेट करवाने के लिए यूज किया जाता है इस प्रॉपर्टी में, ठीक है। ये आपने हर प्रॉपर्टी के साथ लाजमी लगाने, ठीक है। उसके बाद मैंने बोला पब्लिक इंटीजर एज या स्टूडेंट एज, क्या रख दिया, स्टूडेंट एज, ठीक है, गेट सेट। अभी फिलहाल सिंपल रखते हुए दो ही रखता हूं, हम जितने चाहे उतने। अब देखो ये रिप्रेजेंटेशन बन गई ना स्टूडेंट की, मेरी वेब एप्लीकेशन में स्टूडेंट की क्या बन गई है, रिप्रेजेंटेशन। और फिर मैं इसके बाद क्या बनाता था इसका, और उसके अंदर इन दोनों की वैल्यूज को सेट कर दूंगा, ठीक है। आओ अब चलते हैं हम लोग अपने कंट्रोलर में, और इधर आते हैं और इधर एक्सेस करते हैं स्टूडेंट क्लास को। ये आ गई स्टूडेंट क्लास जो मुझे मिल रही है वेब एप्लीकेशन मॉडल्स डॉट स्टूडेंट्स है, मिल रही नहीं मिल रही, एंटर किया, ऊपर इंपोर्ट हो गई होगी, ये इंपोर्ट हो गया, मॉडल्स इंपोर्ट हो गए, ठीक है। अब मैं इसको यूज कर सकता हूँ। मैं स्टूडेंट क्लास का बनाऊंगा एक ऑब्जेक्ट, क्या बनाऊंगा सिद्दीक, जैसे स्टूडेंट डॉट करूंगा तो मैंने जो दो प्रॉपर्टीज रखी है मुझे मिलेंगी। स्टूडेंट नेम मैंने क्या कर दिया सिद्दीक, तैयब कर दिया, और स्टूडेंट की एज मैंने क्या कर दी, डॉट स्टूडेंट एज मैंने क्या कर दी यहाँ पर 30 कर दिया, लेट्स। क्लियर हो गया। अभी यहाँ फॉर्म की वैल्यू इन्वॉल्व नहीं है, यहाँ फॉर्म की रिक्वेस्ट मैंने हटा दी है, मैंने हार्ड कोडेड एक ऑब्जेक्ट बनाया, एक क्लास बनाई जिसे मॉडल कहते हैं स्टूडेंट नाम से, और उसको ऑब्जेक्ट बनाकर उसमें वैल्यूज रख दी, क्या रख दी, ये सिंपल लूप है, ठीक है। एक क्लास उसको ऑब्जेक्ट बनाकर उसमें प्रॉपर्टी सेट करी है, ठीक है। अब मैं चाह रहा हूँ ये जो प्रॉपर्टीज मैंने सेट की है, यानी स्टूडेंट ऑब्जेक्ट के अंदर जो स्टूडेंट नेम है और स्टूडेंट ऑब्जेक्ट के अंदर जो स्टूडेंट एज है, इसे मैं व्यू डेटा से पास करके, व्यू बैक से पास करके इसके व्यू में दिखाना चाहता हूँ। किसमें दिखाना चाहता हूँ, व्यू में। तो मैं बोलूंगा व्यू बैक भैया इधर आओ, बुलाऊंगा उसे, ठीक है। और उसे बोलूंगा एक की बनाओ, किस नाम से, नेम नाम से, अब की किसी भी नाम से बना लो आप, ठीक है। और उसके अंदर वैल्यू कहां से आएगी, स्टूडेंट के ऑब्जेक्ट से, यानी तैयब देना चाह रहा हूं तो स्टूडेंट डॉट स्टूडेंट नेम, क्योंकि स्टूडेंट डॉट स्टूडेंट नेम की वैल्यू क्या है, तैयब, क्या है, तैयब। सिमिलर मैं किसके लिए करूंगा, एज के लिए, किसके लिए करूंगा, व्यू बैक डॉट एज की बनाओ, और स्टूडेंट का जो ऑब्जेक्ट है उसके अंदर जो स्टूडेंट की एज है वो इसकी वैल्यू हो जाएगी, क्या हो जाएगी, वैल्यू। अब ये व्यू रिटर्न कर रहे हैं सेव डेटा वाला, ये वाला, ठीक है। अब यहाँ देखो व्यू बैक डॉट नेम मैंने स्टोर प्रिंट करवाया हुआ ना, यही की रखी है, देखो सेम की रखी थी ना वहां पर, ठीक है। इसे डुप्लीकेट करा, इस लाइन को डुप्लीकेट करा, योर एज इज व्यू बैक डॉट एज। क्या किया, स्टूडेंट कंट्रोलर में एक एक्शन बनाया सेव डेटा नाम से, जिसने स्टूडेंट क्लास का यानी स्टूडेंट मॉडल का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, क्या किया, एक ऑब्जेक्ट, और उस ऑब्जेक्ट को नाम और एज दे दी, और उस ऑब्जेक्ट की नाम और एज मैंने व्यू बैक के नेम और व्यू बैक के एज में स्टोर करवा दी, और फिर मैंने उसके कॉरेस्पॉन्डिंग व्यू में उसे प्रिंट करवा दिया, क्या करवा दिया, प्रिंट। यहाँ कहीं पर भी फॉर्म इन्वॉल्व नहीं है, मैंने कहा भी फॉर्म को क्या कर दो, साइड कर दो, क्योंकि आपको मॉडल बाइंडिंग के लिए ये चीज समझना जरूरी है, ठीक है। अब इसे देखते हैं कैसे काम करता है। अब मैं डायरेक्ट सेव डेटा पे जाऊंगा क्योंकि मुझे फॉर्म सबमिट कराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैंने उसके अंदर फॉर्म का कोई काम किया ही नहीं। एंटर करता हूं, देखो मैंने स्टूडेंट का एक क्लास बनाई यानी एक मॉडल बनाया, और उस मॉडल के ऑब्जेक्ट के अंदर मैंने नाम और एज सेट की, और फिर मैंने उसे व्यू बैक से पास करके अपने व्यू में शो करवा दिया। अब मैं चाहता हूं कि जो मैंने स्टूडेंट कंट्रोलर में स्टूडेंट ऑब्जेक्ट में जो नाम और एज दी है ये फॉर्म वाली हो, इसमें फिर रिक्वेस्ट वाला डेटा, यहाँ पे क्या हटाएंगे, इसको हटाएंगे और बोलेंगे रिक्वेस्ट भैया इधर आओ, और आपके पास एक कलेक्शन है जिसका नाम है फॉर्म, उसके अंदर एक की है जिसका नाम है स्टूडेंट नेम, उसे निकालो और उसे किस में रख दो, स्टूडेंट ऑब्जेक्ट के स्टूडेंट नेम में रख दो, ठीक है। अच्छा, अब यहां पर एक चीज है कि मैंने स्टूडेंट फॉर्म में सिर्फ नेम के लिए बनाया हुआ है, किसके लिए बनाया हुआ है, तो यहां पर मैं एक और कॉपी करूंगा और किसके लिए बना लूंगा, एज के लिए भी बना लूंगा, और इसे मैं कह देता हूं टाइप नंबर, ठीक है। और प्लेस होल्डर एंटर एज, और नेम क्या रख दिया, स्टूडेंट एज। क्लियर है, ठीक है। और रिलोड कर लेते हैं ताकि कोई मसला ना आए। और फिर मैंने कहा कि 30 की जगह पर क्या है, 30 की जगह पर क्या है, रिक्वेस्ट में जाओ और क्या करो, फॉर्म की कलेक्शन से स्टूडेंट का एज उठाओ और मेरे ऑब्जेक्ट की एज में स्टोर कर दो,
और फिर वही जो ऑब्जेक्ट वाली वैल्यूज है मैंने व्यू बैग में पास की। इस दफा आपने फॉर्म की वैल्यूज डायरेक्ट नहीं भेजी, आपने उसे पहले एक मॉडल के ऑब्जेक्ट में रखा, फिर पास किया, जो कि सही तरीका है। आपको मॉडल का यूज करना होगा, हर एक मॉड्यूल के लिए मॉडल बनेगा। जिसका डेटा आपकी वेब एप्लीकेशन में फ्लो करेगा, हर उस चीज का मॉडल बनेगा, या हर वो पर्टिकुलर डेटा या वैल्यू जो डेटाबेस में जाएगी उसका मॉडल भी बनेगा। ये बात आपने याद रखनी है। ठीक है। अभी हमारे डेटाबेस से इन्वॉल्वमेंट नहीं है। अभी क्या कह रहा है? कैन नॉट इम्प्लिसिटली कन्वर्ट टाइप स्ट्रिंग। एज को मैंने इंटीजर में रखा, वो कह रहा है कैन नॉट इम्प्लिसिटली टाइप स्ट्रिंग वैल्यूज टू इंटीजर। अच्छा, इधर मुझे एज मिल रही है, किस में मिल रही है? स्ट्रिंग में मिल रही है। अनबॉक्सिंग करके देखते हैं। नहीं कर रहा? रुक जाओ। इसको अगर हम उठाएं और रखें कन्वर्ट डॉट टू इंटीजर 32। ठीक है। अब आपके पास आ रहा है, या मैंने कन्वर्ट कर दिया। आप इन डॉट पार्स भी कर सकते हो। क्या कर सकते हो? ठीक है, आओ इसे रन करते हैं एप्लीकेशन को। अब होगा क्या, जब आप फॉर्म सबमिट करोगे सबसे पहले स्टूडेंट मॉडल का ऑब्जेक्ट बनेगा, उसके अंदर आपकी फॉर्म की वैल्यूज क्या हो जाएंगी, सेट हो जाएंगी, और उसके बाद व्यू बैग में आपने उसे पास करके शो भी करवा दिए। तो हम यहाँ पर चलेंगे फॉर्म पर, कहाँ जाएंगे? फॉर्म पर। यहाँ पर मैंने वैल्यू डाली तैयब, यहाँ पर वैल्यू डाली, सबमिट पर क्लिक किया। अब आपने मॉडल का इस्तेमाल किया है। किसका इस्तेमाल किया है? मॉडल का। बात क्लियर हुई है? ठीक है। अच्छा, अब मैं आपको डेफिनेशन बताता हूं मॉडल बाइंडिंग की। किसकी पढ़ेंगे डेफिनेशन अब हम? सुनना गौर से। मॉडल बाइंडिंग इन एसपी डॉट नेट कोर इज द ऑटोमेटेड प्रोसेस। ये क्या है? यानी ये हमें करने की जरूरत नहीं, खुद ब खुद डॉट नेट करेगी। क्या करेगी? दैट मैप्स डेटा। क्या करे? जो आपके डेटा को मैप करेगी, या चलो रखेगी, फ्रॉम एन इनकमिंग एचटीटीपी रिक्वेस्ट। वो डेटा जो आपके एचटीटीपी रिक्वेस्ट से आ रहा है, यानी अभी हम अपनी सिचुएशन में मान लेते हैं फॉर्म से आ रहा है, फॉर्म का डेटा रिक्वेस्ट में आ रहा है ना। ठीक है। जो आपका डेटा आपकी रिक्वेस्ट से आ रहा है, ये उसे मैप करता है ऑटोमेटिकली, लाइक फॉर्म फील्ड्स, क्वेरी स्ट्रिंग्स एंड राउट वैल्यूज, इन सबको डायरेक्टली इनटू कंट्रोलर एक्शन पैरामीटर और मॉडल प्रॉपर्टीज। ये देखो मॉडल बाइंडिंग का क्या प्रोसेस है। मॉडल बाइंडिंग कहता है आपने आपकी रिक्वेस्ट में एक वैल्यू किसी एक्शन के पास आई, आपने क्या करना है, आपने उस वैल्यू, उन वैल्यूज को जो आपके फॉर्म से, क्वेरी स्ट्रिंग से या राउट से आ रही हैं, अगर आप उन वैल्यूज को किसी मॉडल की प्रॉपर्टीज में रखना चाहते हो, जो मैंने अभी अभी किया है, खुद से किया। क्या किया? खुद से किया। अगर आप ये करना चाहते हो तो आपने क्या करना है, बस आपने उस एक्शन में जिसमें वैल्यूज आ रही हैं, उस एक्शन में आपने एक पैरामीटर बना देना है उस मॉडल टाइप का, जिसमें आप उसकी वैल्यूज को सेट करना चाहते हो। और मेरा मॉडल कौन सा है? स्टूडेंट का। कौन सा है? स्टूडेंट का। और ये काम जो आपने खुद किया है कि आपने ऑब्जेक्ट बनाया और फिर आपने उसमें रिक्वेस्ट की वैल्यूज को खुद से साइन किया, ये काम मैं आपको करके दूंगा। आपको 4 लाइन लिखने की जरूरत नहीं। देख रहा, ऑटोमेट कर दिया। मॉडल बाइंडिंग ने क्या कर दिया? ऑटोमेट। मॉडल बाइंडिंग क्या कह रही है? मॉडल बाइंडिंग कह रही है कि अगर आप मॉडल बाइंडिंग कर देते हो, किसकी? अपनी एचटीटीपी रिक्वेस्ट की, अपने एक्शन के साथ, कि जब आपका फॉर्म सबमिट हो तो आपकी रिक्वेस्ट में डेटा आप किसको दे रहे हो, जिस एक्शन को दे रहे हो, उस एक्शन के साथ मॉडल को क्या कर दो? बाइंड। अगर आप मॉडल को बाइंड कर देते हो तो आपके पास, आपने मुझे जिस मॉडल के साथ इस एक्शन पे बाइंड किया है, मैं उस मॉडल का ऑब्जेक्ट खुद से बनाऊंगा। क्या करूंगा? उस मॉडल का ऑब्जेक्ट खुद से बनाऊंगा और खुद ही उसके अंदर ये काम करके आपको दे दूंगा जो आपने खुद किया है। यानी आपकी एचटीटीपी रिक्वेस्ट की वैल्यूज ऑटोमेटिकली एक ऑब्जेक्ट बनकर उसमें सेट हो जाएंगे, आपको खुद से करने की जरूरत नहीं। ये कराने का मकसद था ताकि ये बात आपको समझ आए। ये जो 3 लाइन मैंने लिखी है ऊपर की, ये मुझे मॉडल बाइंडिंग के जरिए लिखनी, ये प्रोसेस मेरा ऑटोमेट हो जाएगा मॉडल बाइंडिंग के जरिए। मॉडल बाइंड होता कैसे? आपने क्या किया, आपने ये हटा दिया,
इसकी जरूरत। मॉडल बाइंड कैसे होता है? किसी एक्शन से आपको पता है कि आपके फॉर्म की वैल्यूज जो रिक्वेस्ट में जाएंगी वो किस एक्शन पे जाएंगी? सेव डेटा। तो आपने उस सेव डेटा के एक्शन में आकर एक वेरिएबल बनाना है किसी भी नाम से। मैंने स्टूडेंट नाम से बना दिया। और आपने उसकी टाइप जो है वो मॉडल रखना है, यानी वो मॉडल क्लास रखनी है जिसके साथ आप इसे बाइंड करना चाहते हो, यानी मेरी स्टूडेंट क्लास। तो ये मेरी क्लास है, और इस क्लास की टाइप का ये रेफरेंस वेरिएबल है। यहाँ इक्वल्स टू न्यू स्टूडेंट नहीं लिखा हुआ, कोई बात नहीं, पैरामीटर बना दिए। ये आपने मॉडल को बाइंड कर दिया सेक्शन के साथ। क्या कर दिया? बाइंड। अब क्या होगा जब आपकी वैल्यूज फॉर्म से सबमिट होंगी, तो ऑटोमेटिकली ये एक ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव करेगा और इसके अंदर वो वैल्यूज आकर सेट हो जाएगी। ठीक है। अब गौर करना, लेकिन इसकी एक शर्त है। इसकी एक शर्त है, और वो शर्त ये है कि गौर से सुनना। वो शर्त ये है कि आपको कहता है, वो आपने जो मॉडल है ना, उसमें जो आपने प्रॉपर्टीज के नाम रखे हैं, क्या रखे हैं? वही सेम नेम जो आपने अपने मॉडल की प्रॉपर्टीज के नाम रखे हैं, अगर आप मॉडल बाइंडिंग यूज कर रहे हो, तो वही सेम नेम आपने अपने फॉर्म के नेम को भी देने हैं। तभी आपकी जो प्रॉपर्टी है वो आपकी इनपुट से बाइंड होगी, वरना नहीं होगी। तो इसे कहते हैं मॉडल बाइंडिंग। तो यहाँ क्या करते हैं, हम स्टूडेंट नेम को कॉपी करते हैं और शो फॉर्म के जो इनपुट है नेम वाली, उसमें इसको एग्जैक्ट सेम नेम होना चाहिए। बात समझ आ रही? वरना वो प्रॉपर्टीज को सेट नहीं करेगा। इसी तरह स्टूडेंट एज, बस ये काम जरूरी है, वरना वो लिंक नहीं होंगी। ठीक है। अब क्या होगा जब मैं शो फॉर्म खोलूंगा, फॉर्म नजर आएगा, सबमिट करूंगा, कौन सा एक्शन चलेगा? सेव डेटा। सेव डेटा कह रहा है मेरे पास एक मॉडल ऑब्जेक्ट बनेगा। क्या बनेगा? और वो मॉडल कौन सा है? स्टूडेंट टाइप का। ये रेफरेंस वेरिएबल है जो ऑब्जेक्ट बनेगा। इसके स्टूडेंट नेम और स्टूडेंट एज में जो फॉर्म से वैल्यू आ रही है वो ऑटोमेटिकली सेट हो जाएगी। कब? जब आपकी मॉडल की प्रॉपर्टी और आपकी फॉर्म की इनपुट का नाम क्या होगा? सेम होगा। ट्राई करें। अच्छा, यहाँ पर ना एक चीज होती है एप्लीकेशन में, जिसे कहते हैं डिबगर। ये देख रहे हो डॉट साइड में आ रहे हैं, कोने में डॉट आ रहे हैं। इसे कहते हैं डिबगर। अगर आप ये लगाते हो ना, तो जब आपकी एप्लीकेशन इस पॉइंट पर आएगी, किधर आएगी? इस पॉइंट पर, तो वो आपको इस कोड बेस में ले आएगी और जितना फ्लो चला होगा उसका आउटपुट दिखाएगी। यहाँ पर देखना, मैं करके दिखाता हूँ। यहाँ पर मैं इसको रन करता हूँ। ठीक है। और रन करने के बाद चलते हैं फॉर्म पर। कहाँ जाते हैं? कहाँ जाएंगे? फॉर्म पर। यहाँ पर मैंने नाम डाला ओएस, और मैं यहाँ पर एज डाल दी 20। सबमिट पर क्लिक किया, डिबगर की वजह से एप्लीकेशन में ले आया। कहाँ ले आया? मेरी आईडी के अंदर। सर आपने कहा कि वो जो वैल्यूज है वो आपने जो मॉडल बाइंड किया यानी पैरामीटर बनाया, इस पैरामीटर ऑब्जेक्ट में आ जाएंगी। देखो इस पर मैंने माउस रखा। क्या रखा? माउस। ये दिख रहा है? इसे मैंने ओपन किया, देखो। दैट मीन्स कि ये जो स्टूडेंट वेरिएबल आपने बनाया है, ये एक ऑब्जेक्ट है जो एचटीटीपी रिक्वेस्ट की वैल्यूज को अपने पास स्टोर करेगा। और इस ऑब्जेक्ट में दो प्रॉपर्टीज है, स्टूडेंट नेम और स्टूडेंट एज। और फिर देन मैंने वो स्टूडेंट नेम और एज किसको दे दी? व्यू बैक को। और व्यू बैक का डेटा मैंने कहा दिखाया? दिखाया नहीं दिखाया? अब इसको करते हैं कंटिन्यू, और आपके एप्लीकेशन पे ओएस और 20 नजर आ गया। दिस इज कॉल्ड मॉडल इन्वॉल्वमेंट और मॉडल बाइंडिंग। और इसी तरीके से हम ये काम करते हैं। मॉडल बाइंडिंग से काम ऑटोमेट हो जाता है। वो 4 लाइन का कोड आपको खुद से लिखना, बस आपने एक पैरामीटर रख दिया उस 4 लाइन के कोड की जगह पर। ये मॉडल बाइंडिंग कहलाती है। ये बात सबको क्लियर हुई है? ठीक है। ये मैंने आपको फॉर्म हैंडलिंग और मॉडल बाइंडिंग सिखा दी है, और इसको आपने लाजमी ट्राई करना है। ये बात जान लो। क्लियर है ये चीज? ठीक है। किसी का कोई सवाल है? आओ देखो, तीनों जगह पर डिबगर लगाता हूँ। यहाँ पर भी लगाता हूँ, यहाँ पर भी, और यहाँ पर भी। अब एप्लीकेशन को रोकते हैं, दोबारा चलाते हैं। जितनी बार डिबगर लगाओगे उतने स्टेप्स पर रुकेगा। ठीक है। पॉज हो जाती है एप्लीकेशन, क्रैश नहीं होती। क्या हो जाती है? पॉज। आप कंटिन्यू भी कर सकते हो। यहाँ पर मैंने लेट सपोज अजान का नाम डाला, मैंने एज डाली 17, सबमिट पर क्लिक किया, डिबगर आया। देखो स्टूडेंट के ऑब्जेक्ट में क्या रिसीव हुआ है मुझे? अजान और 17। अगर मैं यहाँ से आके कंटिन्यू करूं, तो यहाँ पर देखो मुझे नीचे दिखा रहा है क्या रिसीव हुआ है भाई? स्टूडेंट नेम अजान रिसीव हुआ है। फिर से कंटिन्यू करता हूँ, देखो ये आपको लाइन के आगे कंटिन्यू का बटन दिखाएगा, दिखा रहा है? कंटिन्यू किया, इस लाइन पर आ गया। अब देखो नीचे अजान की एज क्या रखी थी आपने? 17 रखी थी। फिर आपने कंटिन्यू किया, तो आपकी एप्लीकेशन रन होगी और आगे का कोड आपको दिखा देगा। डिबगर नहीं लगाओगे तो जाहिर सी बात है डायरेक्ट नजर आ जाएगा। यहाँ पर ये आ रहे होते हैं डॉट्स, बस क्लिक करते जाओ जहां जिस लाइन पर आप चाहते हो एप्लीकेशन आकर पॉज हो जाए, उस लाइन पर आप कोई आउटपुट जज करना चाह रहे हो इस तरह से। ये बहुत यूजफुल फीचर है कसम से।
कि फॉर एग्जांपल जब डेटाबेस से आप डेटा मंगवा रहे हो और डेटा नहीं आ रहा, तो आप डिबगर लगा के देख सकते हो मसला कहाँ आ रहा है, कहाँ तक डेटा आया, कहाँ से डेटा लॉस हो गया या वगैरह वगैरह, कहाँ से मसला पैदा हुआ। तो डिबगर बड़ी काम की चीज है वीएस कोड में, सॉरी वीएस में। ये बात सबको समझ आ गई है? ठीक है, तो आई होप आप सब ये काम कर लेंगे। अभी मैंने इसमें डेटाबेस की इन्वॉल्वमेंट नहीं करी आपकी वजह से कि आप लोग कंफ्यूज ना हो जाओ। अच्छा, क्लास लास्ट क्लास में हम लोगों ने जो है वो फॉर्म हैंडलिंग सीखी थी और मॉडल बाइंडिंग भी हमने सीखी थी। ठीक है, तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो थोड़ा सा मैं पिछले वाले के अंदर कुछ चीज़ ऐड करके आपको दिखाना चाह रहा हूँ पिछले वाले टॉपिक में। फिर हम डेटा एनोटेशंस की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे। ठीक है, क्रिएट करते हैं एक नया प्रोजेक्ट और मॉडल व्यू कंट्रोलर हम यहाँ पर चूज करेंगे, एंटर करेंगे और हमारे पास हमारा प्रोजेक्ट जो है वो क्रिएट हो जाएगा। .NET 10 का हम यूज़ कर रहे हैं। अब हो सकता है इसमें इशू आए या शायद देखते हैं। ठीक है, अच्छा, अब हमारे पास प्रोजेक्ट बन चुका है। एक दफ़ा प्रोजेक्ट को रन कर लेते हैं बिल्ड बनाकर, ताकि हमें कंफर्म हो जाए कि भाई प्रोजेक्ट सही से रन हो रहा है या नहीं हो रहा है। हेलो। हमारी एप्लीकेशन जो है वो सही से रन हो रही है। ठीक है, अच्छा, लास्ट क्लास में मैंने आप लोगों को एक मॉडल बनवाया था, एक कंट्रोलर, और व्यूज के अंदर हमने उस मॉडल का ऑब्जेक्ट बनाकर जो फॉर्म से वैल्यूज आ रही है उसके अंदर बंद किया था उस मॉडल ऑब्जेक्ट के अंदर, और उसे हमने व्यू बैक के जरिए भिजवाया था। ठीक है, अच्छा, अगेन मैं एक कंट्रोलर यहाँ पर क्रिएट कर रहा हूँ। ऐड करते हैं एक नया कंट्रोलर जो कि मेरे पास एम्प्टी होगा। ठीक है, MVC एम्प्टी कंट्रोलर मैं यहाँ पर ऐड करूंगा, जिसका नाम मैं रख दूंगा स्टूडेंट कंट्रोलर। क्या रखूंगा? ठीक है, स्टूडेंट कंट्रोलर मैंने इसका नाम रख दिया। मैं एक मॉडल भी क्रिएट करूंगा क्योंकि बिना मॉडल के मैं किसी भी डेटा की वैल्यूज को हैंडल नहीं करूंगा। ठीक है, जो तरीका है वही करेंगे। ठीक है, क्लास मैंने यहाँ पर बना ली स्टूडेंट के नाम से। किस नाम से? एंटर किया। अब इस मॉडल में वो तमाम प्रॉपर्टीज डिफाइन करूंगा जो मुझे स्टूडेंट मॉडल के लिए चाहिए। पब्लिक, इंटीजर, लेट सपोज आईडी रख दी, एंड गेटर एंड सेटर। ठीक है, उसके बाद पब्लिक स्ट्रिंग स्टूडेंट नेम। ठीक है, अच्छा, यहाँ पर इसको सही करने के लिए मैं इसको स्टूडेंट आईडी कर रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ? स्टूडेंट आईडी। ठीक है, स्टूडेंट आईडी के बाद यहाँ पर हम लोग कर देते हैं गेट एंड सेट। ठीक है, उसके बाद मैं एक और प्रॉपर्टी बनाऊंगा स्टूडेंट एज के नाम से, जो कि इंटीजर टाइप की होगी। किस टाइप की होगी? इंटीजर टाइप की। ठीक है, ये बात याद रखना। अच्छा, एक चीज़ मैं यहाँ पर डिफाइन करना चाहता हूँ कि अगर आप चाहते हो, क्योंकि देखो मैंने आपको मॉडल की स्टेट वैलिड करके काम करना सिखाया था। सिखाया था नहीं सिखाया था? ठीक है, तो आपके पास अगर आपकी मॉडल के अंदर तीनों प्रॉपर्टीज की वैल्यूज नहीं आती तो मॉडल की स्टेट वैलिड नहीं होती, तो फिर आपका काम भी नहीं होगा। तो अगर आप इनमें से कोई चाहते हो ऑप्शनल हो, मतलब उसकी वैल्यू आए ना आए कोई फर्क नहीं पड़ता, तो आप उसके उस प्रॉपर्टी के साथ नल चेक ऑपरेटर जो क्वेश्चन मार्क होता है वो लगा सकते हो उसकी डेटा टाइप के आगे। किसके आगे? डेटा टाइप। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं एज ऑप्शनल रखना चाहता हूँ मॉडल के अंदर, तो मैं इसके आगे नल चेक ऑपरेटर लगा दूंगा। इट मीन्स कि ये ऑप्शनल हो चुकी है, इसकी वैल्यू दी जाए या नहीं दी जाए मॉडल को फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, नल चेक ऑपरेटर ऑप्शनल रखने के लिए प्रॉपर्टी को इस्तेमाल होता है। जरूरी थोड़ी है मॉडल में हर चीज जो है वो रिक्वायर्ड हो। बात समझ आ रही है? कोई क्या हो सकती है, ऑप्शनल भी रखी जा सकती है। ठीक है, तो यहाँ पर स्टूडेंट कंट्रोलर में आते हैं। ये एक्शन मुझे नहीं चाहिए, यहाँ पर मैं एक एक्शन बनाता हूँ गेट ऑल स्टूडेंट्स के नाम से। किस नाम से एक्शन बना रहा हूँ? ओके, ठीक है, अब ये रिटर्न व्यू कर रहा है जो कि अभी तक क्रिएट नहीं हुआ। ऐड करेंगे व्यू, रेजर व्यू, और फिर अगेन ऐड पे क्लिक कर देंगे। ठीक है, ऐड पे क्लिक करने के बाद हमारा जो व्यू है वो स्कैफोल्ड होगा और हमारे सामने आउटपुट आ जाएगा उसका। ठीक है, तो हमारे पास व्यू बनकर आ चुका है। अब देखो मैं चाह क्या रहा हूँ, सुनना गौर से। जब हम लोग डेटाबेस के साथ इंटरेक्ट करेंगे, किसके साथ इंटरेक्ट करेंगे? डेटाबेस के साथ। तो मैंने आपको बताया था कि डेटाबेस में मौजूद हर एक टेबल का आपके एप्लीकेशन में एक मॉडल होगा जो उसको रिप्रेजेंट करेगा।
यानी कि अगर फॉर एग्जांपल मैंने स्टूडेंट मॉडल अगर मैंने क्रिएट किया है, तो मैं उसका कॉरेस्पॉन्डिंग टेबल डेटाबेस में बनाऊंगा जिसका नाम स्टूडेंट ही रखूंगा। अगर एम्प्लॉय का मॉडल है तो एम्प्लॉय का टेबल भी होगा। ठीक है। डेटाबेस में मौजूद एम्प्लॉय का टेबल और एप्लीकेशन में मौजूद एम्प्लॉय का मॉडल, दोनों आपस में क्या होंगे, इंटरकनेक्टेड होंगे। ठीक है। अगर मुझे एप्लीकेशन में टेबल को इस्तेमाल करना है, डेटाबेस के टेबल से डेटा लाना है या भिजवाना है, तो मुझे देखना होगा कि मैंने डेटाबेस में जो एम्प्लॉय का टेबल बनाया है उसका कॉरेस्पॉन्डिंग मॉडल कौन सा है मेरी एप्लीकेशन में। उसी मॉडल के थ्रू मैं टेबल को मैनिपुलेट करूंगा, टेबल में डेटा भेजूंगा, मंगवाऊंगा, अपडेट करूंगा, डिलीट या कोई भी कॉम्प्लेक्स क्वेरी में रन कर सकता हूँ। ये बात समझ आती है ना। ठीक है। इसी तरह अभी फिलहाल के लिए हमारे पास कोई डेटाबेस की इंटीग्रिटी नहीं है, लेकिन फिर भी हम मॉडल क्रिएट कर सकते हैं। अब मान लो आपके पास डेटाबेस में एक टेबल है जिसका नाम है स्टूडेंट्स, और उसका आपने एक मॉडल बना रखा है स्टूडेंट डॉट सी एस के नाम से। किस नाम से? ठीक है। जब आप फॉर एग्जांपल एडमिन पैनल के ऊपर आप एक ऐसा व्यू दिखा रहे हो, व्यू बना रहे हो जिसमें आप एडमिन को तमाम यूजर्स या तमाम स्टूडेंट्स का डेटा टेबल की फॉर्म में शो करवाओगे, क्योंकि एडमिन थोड़ी डेटाबेस से जाके देखेगा, उसे भी यूआई में शो करवाना है ना, जैसे हमने पीएचपी में किया था, लारावेल में किया था, करट के अंदर रिट्रीव वाला काम। तो टेबल से डेटा मंगवाऊंगा और फिर उसे व्यू में टेबल की फॉर्म में शो करवाऊंगा, एचटीएमएल टेबल की फॉर्म में। ये बात समझ आ गई है? ठीक है। तो अब देखो, वो जो लॉजिक है वो मैं लिखूंगा अपने एक्शन में, क्योंकि लॉजिक कहाँ लिखेंगे, उसकी कंट्रोलर की किसी एक्शन के अंदर। लेकिन डेटा कौन ला कर देगा? मॉडल। लेकिन अभी हमारे पास मॉडल किसी भी डेटाबेस के टेबल से बाइंड नहीं है। तो अभी मैं क्या करूंगा, अभी मैं एक कलेक्शन बनाऊंगा। अच्छा, अब एक सवाल आता है कि अगर इस एक्शन में मैं वो लॉजिक लिख देता हूं कि जिससे स्टूडेंट के टेबल से डेटा उठ के आ जाएगा, अभी हम ख्याली पुलाव पका रहे हैं, ठीक है, टेबल से डेटा आ जाएगा, तो मुझे एक बात बताओ, एक्शन को वो जो डेटा है वो किस फॉर्म में मिलेगा, किस फॉर्मेट में? क्या वो जेसन की फॉर्म में होगा? क्या वो एक्सेल की फाइल की फॉर्म में होगा? अगर आप पीएचपी और लारावेल की बात करो तो आपको एसोसिएटिव एरे की फॉर्म में डेटा मिलता था, क्योंकि वो उसका स्टैंडर्ड था, वो उसका रूल था कि आपके पास आप एसोसिएटिव एरे के ऊपर लूप वगैरह भी चला सकते हो। ठीक है। लेकिन इसमें आपको किस फॉर्म में मिलेगा? इसमें आपको कलेक्शंस की फॉर्म में मिलेगा। ठीक है। और उसमें भी जो सबसे ज्यादा यूज होने वाली कलेक्शन है वो लिस्ट है। ठीक है। तो आपको जेनरिक कलेक्शन लिस्ट की फॉर्म में डेटा मिल रहा होता है। अच्छा, ऐसा नहीं है कि लिस्ट की फॉर्म में ही मिलेगा, ये मैं डिसाइड करता हूं उस वक्त। अगर मैं कॉन्टेक्ट से स्टूडेंट के टेबल से डेटा निकाल कर लिख दूं टू लिस्ट, तो डेटा किस में कन्वर्ट हो जाएगा? लिस्ट में। अगर लिख दूं टू एरे लिस्ट, तो एरे लिस्ट में। टू क्यू लिख दूं तो क्यूब के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। स्टैक लिख दूं तो स्टैक के अंदर। डिक्शनरी लिख दूं तो डिक्शनरी। लेकिन हम ज्यादातर लिस्ट काम करते हैं, क्योंकि लिस्ट इजी होती है और लाइट वेट होती है, और उसके साथ काम करना और उसे लूप करना भी आसान होता है। ठीक है। तो मान लो अभी ये मैं एक लिस्ट बना रहा हूं। वैसे लिस्ट होती क्या है? एक जेनरिक कलेक्शन। लेकिन ये जो लिस्ट लिखा है ये क्या है? क्या है? क्लास है। क्या है ये? क्लास है। एक जेनरिक क्लास है। क्या है? और इसका क्या बनाऊंगा मैं? ऑब्जेक्ट। क्या बनाऊंगा? ऑब्जेक्ट। अब यहाँ जेनरिक है तो टाइप भी देनी होगी, फिलहाल के लिए मैं टाइप नहीं दे रहा, टी लिख के मैंने छोड़ दिया। स्टूडेंट नाम से मैं इसका ऑब्जेक्ट बनाऊंगा। किस नाम से? और ऑब्जेक्ट बनाने के लिए हमें पता है न्यू का कीवर्ड यूज करते हैं, फिर क्लास का नाम आता है, और फिर आपके पास राउंड ब्रैकेट लग जाता है। ऐसा ही है। ठीक है। अब सवाल आता है कि इसकी टाइप क्या होगी। सुनना, मैं मेरे पास एक क्लास है, यानी एक मॉडल है, जिसका नाम क्या है? स्टूडेंट। उसमें तीन प्रॉपर्टीज है। कितनी? स्टूडेंट आईडी, नेम और एज। ठीक है। अब मैं इसका ऑब्जेक्ट बनाऊंगा। क्या बनाऊंगा? ऑब्जेक्ट। और उसे लिस्ट में रखूंगा। किस में रखूंगा? लिस्ट में। और लिस्ट में वही डेटा आता है जिसकी टाइप आप इसके जेनरिक में डिफाइन करते हो। अगर मैंने इंटीजर लिख दिया तो इसमें इंटीजर ही स्टोर कर सकता हूँ, इस लिस्ट में कुछ और स्टोर नहीं कर सकता। अगर स्ट्रिंग लिख दूंगा तो स्ट्रिंग। लेकिन इस दफा मैं कह रहा हूं कि मैं अपनी स्टूडेंट मॉडल क्लास के ऑब्जेक्ट इसमें स्टोर करूंगा, तो इसकी टाइप क्या होगी? क्लास नहीं। क्योंकि क्लास भी एक यूजर डिफाइंड डेटा टाइप होती है। क्लास भी क्या होती है? एक यूजर डिफाइंड डेटा टाइप। आप बोलोगे कि भाई इसमें स्टूडेंट टाइप के ऑब्जेक्ट आएंगे सर, जो कि देखो ऊपर इंपोर्ट हो गया, एक मॉडल है। क्या है? एक मॉडल है। तो यहाँ पर भी मैंने दे दिया स्टूडेंट, और यहाँ पर भी स्टूडेंट, और यहाँ पर मैंने ब्रैकेट्स ओपन किए, क्योंकि मैं क्या करूंगा? डायरेक्ट इनिशियलाइजेशन करूंगा। क्या करूंगा? डायरेक्ट इनिशियलाइजेशन। अब यहाँ नया ऑब्जेक्ट बनाऊं। ऑब्जेक्ट किसे बनाते हैं? न्यू के कीवर्ड से। किससे? किसका ऑब्जेक्ट बनाना है? स्टूडेंट क्लास का। किसका? और फिर इसको हम वैल्यू देंगे। देखो यहाँ पर तीनों प्रॉपर्टीज मिल गई, मिल गई। मैंने बोला स्टूडेंट आईडी दो पहले बच्चे के ऑब्जेक्ट को, 1001, कॉमा स्टूडेंट नेम दो, तैयब। ठीक है। कॉमा स्टूडेंट एज दो, फॉर एग्जांपल 21। ठीक है। इसको जूम आउट कर देता हूँ।
इसके आगे कॉमा लगाया, डुप्लीकेट किया 3 बार, कितनी बार? 3 बार। इसकी आईडी 2 कर दी, इसकी आईडी 3 कर दी। स्टूडेंट नेम मैंने यहाँ पर कर दिया शयान, और यहाँ पर स्टूडेंट नेम मैंने कर दिया सिद्दीक। है ना? ठीक है, और इसकी एज भी चलो हम थोड़ी सी चेंज कर देते हैं, 22, और इसकी 23 कर देते हैं। क्लियर है ये चीज? अब ये मैंने कलेक्शन बना ली, ठीक है। और ये आपके पास ये एक ऑब्जेक्ट है। स्टूडेंट क्या है? एक किस टाइप का? स्टूडेंट मॉडल टाइप का। स्टूडेंट्स लिस्ट जो है वो एक ऑब्जेक्ट है, किस टाइप का? स्टूडेंट मॉडल टाइप का। अब सवाल पैदा होता है कि इस पूरी लिस्ट को, जो कि जिसका नाम स्टूडेंट्स रखा है मैंने, ठीक है, उसको मैं व्यू में कैसे पास करूंगा? क्योंकि अगर व्यू में पास नहीं करूंगा तो मैं इसे हासिल कैसे करूंगा व्यू के अंदर? क्योंकि ये डेटा तो मुझे टेबल की फॉर्म में प्रिंट करवाना है, एचटीएमएल टेबल की फॉर्म में। कैसे पास करूंगा, सवाल आता है। नहीं, व्यू बैग, व्यू डेटा और टेम्प डेटा स्मॉल अमाउंट ऑफ डेटा के लिए होते हैं, उसमें आप कलेक्शन नहीं भेजते। क्या करेंगे? अब यहाँ देखो, जब मैंने आपको व्यू पढ़ाया था तो मैंने आपको बताया था कि जब हम ये व्यू लिखते हैं तो ये जो मेथड है ये रिप्रेजेंट करता है इसके अपने व्यू को जो बनेगा, इसी एक्शन के अपने व्यू को। अब अगर मैं तुम्हें गौर से दिखाऊं, तो मैंने तुम लोगों को पॉलीमॉर्फिज्म पढ़ाया था, मैनी फॉर्म्स, ठीक है। उसमें क्या था कि सेम नाम का उसमें एक आपके पास कॉन्सेप्ट था मेथड ओवरलोडिंग का, जो ये कहता था कि आप सेम नाम का मेथड बार बार क्रिएट कर सकते हो, बस नंबर ऑफ पैरामीटर्स या सिग्नेचर या उनकी पोजीशन चेंज करते रहो, तो आप सेम नाम का मेथड दोबारा दोबारा क्रिएट। इसी तरह आपके पास व्यू का मेथड भी 4 बार बनाया गया है विद डिफरेंट पैरामीटर्स। यानी कि व्यू के कितने ओवरलोड्स हैं? 4 नजर आ रहे हैं, 1 ऑफ 4 लिखा हुआ है, ठीक है, जो पहला दिख रहा है। अब पहला जो ओवरलोड है जिसमें व्यू में कोई पैरामीटर नहीं होता, ये जो मेथड है ये इसी एक्शन के अपने व्यू को रिप्रेजेंट करता है, और इसका अपना व्यू होगा तभी ये चलेगा, वरना नहीं चलेगा। अब इसका दूसरा ओवरलोड दिखाता है। इसका दूसरा ओवरलोड कहता है कि अगर आप व्यू में कोई ऑब्जेक्ट जो मॉडल टाइप का वो पास करना चाहो तो आप पास कर सकते हो। और देख लो, ठीक है, लॉजिकल बात है ना? क्रिएट्स अ व्यू रिजल्ट ऑब्जेक्ट बाय स्पेसिफाइंग अ मॉडल टू बी रेंडर्ड बाय द व्यू मॉडल, द मॉडल दैट इज रेंडर्ड बाय द व्यू। तो हमने जो ऑब्जेक्ट बनाया है ऊपर, वो किस टाइप का बनाया है? लिस्ट का जो ऑब्जेक्ट बनाया है वो किस टाइप का है? मॉडल टाइप का है ना? स्टूडेंट एक मॉडल है, तो ये इसको मैं इसमें पास नहीं कर सकता क्या? बात समझ आ रही है? तो मैं स्टूडेंट्स को किस में पास कर दूंगा? इसके पैरामीटर में पास कर दूंगा। इसका तीसरा ओवरलोड क्या कहता है? इसका तीसरा ओवरलोड कहता है कि लेट सपोज अगर मैं गेट ऑल स्टूडेंट्स का एक्शन बनाता और इसका व्यू ऐड नहीं करता, इसका व्यू ऐड नहीं करता, मेरे पास एक पहले से व्यू बना हुआ है, मैं इस एक्शन के चलने पे वो वाला व्यू दिखाना चाहता हूं, तो मैं कैसे दिखाऊंगा? मैं उसका नाम दे दूंगा। क्या मांग रहा है? देखो स्ट्रिंग में व्यू नेम। सुनो ये देखो, अगर मेरे पास एक एक्शन होता, क्या होता? आई एक्शन रिजल्ट मैंने यहाँ पर बनाया, डेमो के नाम से एक एक्शन रिजल्ट बनाया, ठीक है। अब तुम्हें पता है कि मैंने इसका व्यू क्रिएट नहीं किया, और अगर इसमें मैं लिखता हूँ रिटर्न व्यू, यानी व्यू का वो ओवरलोड जिसमें कोई पैरामीटर नहीं है, तो ये रिप्रेजेंट करता है इसके अपने व्यू को जो एग्जिस्ट, तो ये चलेगा ही नहीं, ये वर्क नहीं करेगा जब तक व्यू क्रिएट नहीं करूंगा। तो अगर फॉर एग्जाम्पल मैं चाह रहा हूं डेमो भी गेट ऑल स्टूडेंट्स डॉट सी एस एच टी एम एल का व्यू दिखाए, किसका दिखाए? गेट ऑल स्टूडेंट्स डॉट सी एस एच टी एम एल का, तो यहां पर पैरामीटर में मैं व्यू का नाम भी पास कर सकता हूँ। बात समझ? तीसरा ओवरलोड है व्यू के मेथड का। बहुत डिटेल में पढ़ा रहा हूँ, कोई नहीं पढ़ाएगा आपको, ठीक है। उसके बाद जो इसका चौथा ओवरलोड है उसमें दोनों चीजें, व्यू नेम प्लस मॉडल टाइप ऑब्जेक्ट। यानी कोई स्पेसिफिक व्यू नेम देना चाहो और उसी के अंदर उस मॉडल टाइप ऑब्जेक्ट को रेंडर करवाना है, तो आप उसमें इसको पास कर सकते हो। पहले दोनों अलग अलग थे, अब चौथे ओवरलोड में दोनों साथ होगा, 2 पैरामीटर होगा। ये 4 ओवरलोड्स हैं व्यू के मेथड के जो आपको पता होने चाहिए। इसके अलावा कोई ओवरलोड इसका नहीं है। क्लियर है ये चीज? ठीक है, मैंने आपको चारों बता दिए, तो कभी कंफ्यूज नहीं होना। स्पेसिफिक व्यू रेंडर करवाना है तो आपको ओवरलोड दिया हुआ है उसका। अगर आपको मॉडल टाइप का ऑब्जेक्ट पास करना है उसका भी ओवरलोड दिया हुआ है, एंड व्यू नेम प्लस मॉडल टाइप ऑब्जेक्ट पास करना है तो उसका भी ओवरलोड दिया हुआ है, ठीक है। तो याद रखना है, इसको मैं जो है हटा रहा हूँ, ठीक है। अब मुझे ये स्टूडेंट मॉडल टाइप का ऑब्जेक्ट इसमें पास करना है, तो मैंने इसमें पास कर दिया। तो आपको देखो अब ये व्यू का ओवरलोड कौन सा हो गया? मॉडल ऑब्जेक्ट टाइप का, देख रहे हो? ऑटोमेटिकली उससे डिसाइड कर लिया है क्या चीज है। ये बात समझ आती है ना? ठीक है। अब आपने जब स्टूडेंट्स का ऑब्जेक्ट इसमें पास कर दिया, तो आप इसके कॉरेस्पॉन्डिंग व्यू में जैसे ये रिटर्न कर रहा है गेट और स्टूडेंट, इसमें से रेंडर कर सकते हो। लेकिन इसमें आपको पहले टाइप कास्ट करना होगा मॉडल के डेटा को, क्योंकि वो डेटा मॉडल में जाके सेट हुआ है। कहाँ जाके सेट हुआ है? अब यहाँ टाइप कास्ट करने के लिए पहले मॉडल को इंपोर्ट करते हैं, @ मॉडल लिखते हैं,
क्या लिखते हैं? @मॉडल। और अपने स्टूडेंट के मॉडल को इंपोर्ट करते हैं, क्या करते हैं? अच्छा, अब मॉडल इंपोर्ट करने के लिए आपको क्या करना है? आपको सबसे पहले अपनी एप्लीकेशन का नाम पता होना चाहिए। क्या नाम है? वेब एप्लीकेशन, वेब एप्लीकेशन 23 डॉट, कौन सा फोल्डर? मॉडल्स डॉट, कौन सा मॉडल? स्टूडेंट। इंपोर्ट कर दिया। लेकिन इस मॉडल के डेटा को आपको टाइपकास्ट करना है लिस्ट में, क्योंकि आप इस पर लूप डायरेक्टली, क्योंकि आइट्रेबल लिस्ट होती है, कलेक्शंस आइट्रेबल होती है, मॉडल आइट्रेबल नहीं होता डायरेक्टली। तो आपने क्या करना है? इस इंपोर्ट को उठाना है, क्या करना है? कट करना है, और यहाँ पर लिखना है लिस्ट। क्या लिखना है? लिस्ट। और इसके जेनेरिक में आपने इसको पास कर देना है, तो आपके मॉडल का डेटा टाइपकास्ट हो जाएगा किसमें? लिस्ट में। अच्छा, याद रहे, याद रहे, अब गौर से सुनना। आपने क्या किया? आपने अपने एक्शन से व्यू में स्टूडेंट का डेटा पास किया ताकि आप इसमें रेंडर करा सको। ये आपका व्यू है, ये वाला बॉक्स जो बनाया है, ये आपका क्या है? व्यू है। ठीक है। अब इसको मिला, लेकिन इसको मिलने के बाद भी आपको मॉडल को क्या करना पड़ता है? टाइपकास्ट। और टाइपकास्ट करने के बाद ये जो @मॉडल है, आपके व्यू में एक प्रॉपर्टी होती है जिसका नाम होता है मॉडल। क्या नाम होता है? मॉडल। ये डेटा उसको दे दिया जाता है। किसको दे दिया जाता है? मॉडल नाम की प्रॉपर्टी होती है, फिक्स्ड है। क्या है? फिक्स्ड है। अभी दिखाता हूं। अब यहां बनाते हैं टेबल। क्या बनाएंगे? टेबल बनाएंगे। और टेबल बनाते हैं यहां पर। यहां जाते हैं। आपको पता है बूटस्ट्रैप इसके अंदर क्या आती है? इंटीग्रेटेड आती है। क्या आती है? इंटीग्रेटेड। तो मुझे कोई मेहनत करने की जरूरत नहीं है, मुझे जस्ट कॉपी करना है और यहाँ पर लाके टेबल को पेस्ट कर दिया। ठीक है। अब मेरे पास कितने कॉलम थे? 3। कितने थे? पहला आईडी, दूसरा नेम, तीसरा एज। ठीक है, मैंने यहाँ पर एजेस लिख दी। रॉ मुझे 3 नहीं चाहिए, बॉडी के अंदर एक रखूंगा, क्योंकि मैं क्या कर रहा हूँ? लूप लगाऊंगा इस पर। क्या लगाऊंगा? लूप। तो मुझे एक ही रॉ की जरूरत है, ऑटोमेटिकली हर रिकॉर्ड के लिए रिपीट हो जाएगी। अब मुझे इस मॉडल लिस्ट के ऊपर क्या चलाना है? लूप चलाना है। और लूप मुझे रॉ के ऊपर चलाना है। किस पर चलाना है? रॉ पर। तो मैं @for each का यूज करूंगा, क्योंकि मैं लिस्ट को फॉर ईच से रेंडर कर सकता हूँ। फॉर ईच कहता है सबसे पहले एक वेरिएबल बना लो, जिसके अंदर एक एक करके कलेक्शन की एक एक वैल्यू ऑब्जेक्ट में लाकर आपको दूंगा। मैंने कहा एसटीडी, क्या कह दिया? फिर आता है इनका कीवर्ड। किसका कीवर्ड आता है? इन। फिर कलेक्शन का नाम आता है। अभी मैंने आपको बताया कि आपकी कलेक्शन किसको मिलेगी। देखो ये क्या है, साइड में देखो क्या है, इसके अंदर क्या आ रहा है? लिस्ट ऑफ स्टूडेंट टाइप आ रही है। ठीक है। ये प्रॉपर्टी आपको याद रखनी पड़ेगी। गेट्स द मॉडल प्रॉपर्टी ऑफ द माइक्रोसॉफ्ट ASP.NET को रेजर पेज टाइप ऑफ मॉडल व्यू डेटा प्रॉपर्टी है। आपके मॉडल का डेटा जो है वो सारा इस प्रॉपर्टी को मिलता है। आपके मॉडल का डेटा किसको मिलता है? इस मॉडल प्रॉपर्टी को। फिक्स है और केस सेंसिटिव है। ठीक है। यहाँ आप जाके ना स्टूडेंट नहीं लिखोगे, यहाँ आप क्या लिखोगे? मॉडल। मॉडल का मतलब जो आपने ऊपर इंपोर्ट किया, ये उसी को रिप्रेजेंट करता है। किसको रिप्रेजेंट करता है? जो स्टूडेंट मॉडल है उसको। ब्रैकेट ओपन किए, रॉ को इसके अंदर ले आए। क्लियर है? फिर आपने यहाँ पर इस टीडी को, टीएस को हटा दिया, क्योंकि मुझे टीडी 3 चाहिए। ठीक है। इसको मिटाया। अब देखो आपके पास कितने ऑब्जेक्ट्स थे? 3। पहला ऑब्जेक्ट उठेगा, एसटीडी में आ जाएगा। कहाँ जाएगा? पहले ऑब्जेक्ट उठेगा और किस में आ जाएगा? अब इस एसटीडी में पहले ऑब्जेक्ट का आईडी, नाम और एज। तो @std डॉट, नजर आ रहा है? ठीक है। तो मैंने यहाँ पर क्या प्रिंट करना है? आईडी। फिर आया @std डॉट स्टूडेंट नेम। फिर @std डॉट स्टूडेंट एज। सर अगर ऐसा है तो फिर प्रिंट हो जाना चाहिए ना। ट्राई करें, एप्लीकेशन रन करते हैं, देखते हैं भाई लिस्ट का डेटा व्यू में पास होकर रेंडर हुआ या नहीं हुआ। ये मुझे देखना पड़ेगा सर। ठीक है। तो मेरे कंट्रोलर का नाम क्या था? स्टूडेंट। और एक्शन का नाम था गेट ऑल। गेट ऑल, आवाज निकालो ना। इस तरह से मैं अपने डेटा को डेटाबेस से भी रेंडर करके निकालूंगा। बात समझ आ गई है? ठीक है। बस एक एग्जांपल, छोटी सी मैनुअल एग्जांपल कराइए ताकि आपको समझ आ जाए, जैसे फॉर्म में कराई थी। तुम लास्ट क्लास में नहीं आई थी? सही है ना? ठीक है।